विचारधारात्मक स्तर पर सत्ताएं ऐसा काम करती हैं, ताकत के बल पर सत्ताएं ऐसा काम करती हैं, लेकिन हर सत्ता का एक समय होता है और वो ख़त्म भी होता है। वो समय वो हर सत्ता का एक समय होता है। कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी अनंत काल के लिए नहीं है, फिर दूसरी भी सत्ता आएगी। लेकिन आदिवासियों का सवाल इससे भी बड़ा है। ये सत्ताएं आदिवासियों का नुकसान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक सत्ता और दूसरी सत्ता से तो कोई समाधान निकला नहीं अभी। मुक्तिकामी समाजों की सत्ताएं भी हमने देख ली, उससे भी समाधान नहीं निकला। कई लोग ये समझते हैं, हमारे कई साथी समझते हैं कि सत्ता के रास्ते समानता का रास्ता निकलेगा, पर मैं समझता हूँ कि सत्ता अपने आप में समाधान नहीं है, समस्या है। लेकिन लिखित साहित्य आज की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं जिनके पास हमारा पुरखों का अकूत ज्ञान जो है वो बचा रह गया है, और हम अभी इस खतरे से निकल नहीं पाए हैं कि हम उनको उनका दस्तावेजीकरण कर सकें। तो इसीलिए साहित्य को आज की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि हम दोनों ही स्तर से, वाचिक परंपरा के तहत भी और लिखित साहित्य के माध्यम से भी, अपनी चीज़ों को, अपने जो पुरखा ज्ञान परंपरा है, संस्कृति को लेकर के, इतिहास को लेकर के, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनको हम लाएं और उनको आगे बढ़ाएं। जोहार सबको। हमारे साथ वंदना जी है झारखंड से, और गंगा सहाय आप पहचानते हैं, दोनों दिग्गज साहित्यिक माने जाते हैं हम आदिवासी साहित्य जगत में। बहुत कम दिन आते हैं जब ऐसे कुछ लोग एक साथ होते हैं, तो उस समय का इस्तेमाल, मतलब ऐसे दिन का मौका ढूंढ के ये मुझे लगता है कि आप सबके साथ कुछ बातें साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जोहार कहता हूँ मैं दीदी, और गंगा जी जोहार है। ख़ास तो ये आदिवासी साहित्य जगत में मैं ये ख़ास तौर पे आप दोनों से ये सवाल मेरा है कि देश दुनिया में बहुत सारे साहित्य के संदर्भ में बातें आई है। जितने भी पाश्चात्य जगत से लिटरेचर का मतलब बड़ी बड़ी बातें हमारे देश में पहुंची है, और हमारे देश से भी बड़ी बड़ी बातें, वैदिक साहित्य, पुराण, ये वो सब एक बड़े साहित्य के स्वरूपों की बात होती है। उसमें एक छोटे से आदिवासियों का है ना, जिसको कहते हैं कि ये तो आदिवासी है, उन आदिवासियों का साहित्य जिसकी बात आप वकालत कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है आदिवासी साहित्य में जो इन बाकी साहित्यों से, इन बाकी साहित्य जगत से आपकी साहित्य में कुछ बात नहीं है या कुछ अलग है जिसकी आप बात कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? तो एक तो यह है कि कोई भी समुदाय उसकी संख्या के आधार पर हम निर्धारित नहीं कर सकते कि वो कम महत्वपूर्ण है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छोटा या बड़ा है। हर समुदाय महत्वपूर्ण है, और आदिवासी दर्शन का एक मूलभूत बिंदु है। हर व्यक्ति, हर प्राणी या दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ महत्वपूर्ण है, कोई भी कमतर या कोई उच्चतर नहीं है। तो इसलिए जब साहित्य की बात करेंगे तो भी हमको हर समुदाय का साहित्य, हर विशेषता का साहित्य शामिल करना होगा। और आदिवासी साहित्य इस मामले में ख़ास है कि बाकी साहित्य, बाहरी दुनिया का, बाहरी समाज का साहित्य सायास लिखा जाता है। लेखक होने के लिए कुछ शर्तें हैं, चाहे आप संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को देखें या पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा को देखें, उसके लिए शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं कि अच्छा है तैयार कि आप तब साहित्यकार हो सकते हैं और आपके साहित्य में ये बातें होनी चाहिए। लेकिन आदिवासी दुनिया में तो साहित्य जीवन का हिस्सा है। जीवन और साहित्य अलग नहीं है। हर व्यक्ति रचनाकार है, और रचना के विविध रूप है।
वो हम उसको लिखित एक रचना तक सीमित नहीं कर सकते। उसका नाचना, गाना, कहानी सुनाना, सब कुछ साहित्य है, सब कुछ उसके जीवन का हिस्सा है। अब हमने साहित्य के कुछ पैरामीटर बना रखे हैं जो खुद को क्रिटिक्स कहते हैं, आलोचक कहते हैं। उन्होंने प्रतिमान बनाए हुए हैं, उसके आधार पर वो साहित्य को निर्धारित करते हैं, उसी आधार पर मूल्यांकन। तो आप इससे ये समझिए कि साहित्य की अपने आप में अवधारणा कितनी व्यापक है आदिवासी दुनिया में। उससे आप पूरी समझदारी को भी देख सकते हैं कि पूरी दुनिया और सृष्टि के बारे में आदिवासियों की समझदारी भी व्यापक है। हिंदी साहित्य में एक बात अक्सर बड़े गर्व के साथ कही जाती है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आने पर मनुष्य सारे चिंतन के केंद्र में आ गया। हिंदू माइथोलॉजी में भी इससे मिलती जुलती एक बात कही जाती है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। जबकि आदिवासी दर्शन इस दंभी दावे को खारिज करता है। आदिवासी दर्शन मानता है कि सिर्फ मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है, और मनुष्य का महत्वपूर्ण हो जाना वो अपने आप में कोई खास बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कि मनुष्य सारे चिंतन के केंद्र में हो गया तो हुआ ये कि आधुनिक काल में हमारी सारी गतिविधियां मनुष्य केंद्रित हो गई। मनुष्य केंद्रित होने से हम मनुष्य की सुख सुविधाएं बढ़ाने में लग गए। तो इससे पूरा जो सृष्टि का एक ढांचा है, एक विविधतापूर्ण ढांचा है, वो डिस्टर्ब हो गया। हमने पहाड़ों, जंगलों, नदियों की परवाह करना बंद कर दिया। हमने दूसरे जीव जंतुओं की परवाह करना बंद कर दिया। तो उससे पूरी सृष्टि खतरे में आ गई है। इसलिए मनुष्य का केंद्रित होना ना तो गर्व करने की बात है और ना उस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। ना मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सभी महत्वपूर्ण है। आदिवासी दर्शन का प्रस्थान बिंदु यही है कि पूरी सृष्टि को बचाया जाना जरूरी है। सभी प्राणियों को, जीव जंतुओं को, जंगल, पहाड़, नदी को, सबको बचाना जरूरी है। और ये दर्शन तो जैसे वैदिक साहित्य में है, तो वहाँ पर भी इसी की कुछ बातें तो आ रही है। तो फिर भी नहीं, वैदिक शास्त्र, वैदिक साहित्य क्या है कि नियामक है, नॉर्मेटिव है। वैदिक शास्त्र या तमाम शास्त्र कहीं ना कहीं आपको नियमों में बांधते हैं। वो आपको एक रास्ते पे चलने के लिए बाध्य करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। वो खुद नहीं करते हैं। तो आदिवासी साहित्य या आदिवासी दर्शन आपको ऐसे किसी नियमों में बांधने को मजबूर नहीं करता। और आदिवासी दर्शन का प्रकृति से या पूरी सृष्टि से एक अलग संबंध है। वहाँ पर कोई ऊंचा और नीचा, कोई कम महत्वपूर्ण, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि आप शास्त्रीय परंपराओं को देखें तो उसमें निश्चित तौर पर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण है। किसी को बचाया जाना जरूरी है, उसके पक्ष में नियम लिखे जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। तो यही खूबी है आदिवासी साहित्य की, और इस खूबी को मेरे ख्याल से आज पूरी दुनिया को इस खूबी की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो गई है कि हमको नहीं पता कि कल हम किसी परमाणु बम से पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, कोई जैविक हथियार से ख़त्म कर देंगे, या कोई कोरोना की तरह वायरस आके ख़त्म कर देगा, या कोई तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा उससे ख़त्म हो जाएंगे, या हम पॉल्यूशन से ख़त्म हो जाएंगे, कोई पता नहीं है। तो ऐसे में ये सारी परिस्थितियाँ इसलिए निर्मित हुई है कि हमने हमारी सारी विकास प्रक्रिया को मनुष्य केंद्रित कर दिया है। और आदिवासी दर्शन हमको वो रास्ता दिखाता है कि सभी को बचाना ज़रूरी है। तो ऐसे में आदिवासी साहित्य महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आदिवासी दर्शन का प्रामाणिक स्रोत है। उसके माध्यम से आप आदिवासी दर्शन को समझ सकते हैं और दुनिया बचाने के तरीक़ों को समझ सकते हैं। नहीं, ये जो पूरी जो दर्शन की फिलोसॉफी की जो बात है, क्या आदिवासी साहित्य में ये बातें आ रही है? अब इसके लिए आपको पहले आदिवासी साहित्य की अवधारणा को समझना होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम, जैसे आप बहुत सारे शोधार्थियों को देखेंगे, बहुत सारे सेमिनारों में देखेंगे कि आदिवासी साहित्य कहा किसको जा रहा है। तो मेरे ख्याल से उसकी स्रोत सामग्री को सही से हमको समझना पड़ेगा।
जो प्राइमरी सोर्सेस हैं या उसके बेस मटेरियल है उसको समझना पड़ेगा। वो क्या है? तो हमको पुरखा परंपरा में जाना पड़ेगा, हमको आदिवासी भाषाओं में जाना पड़ेगा, हमको गैर आदिवासी भाषाओं में जाना पड़ेगा। तब पूरी सामग्री का अध्ययन करके आप आदिवासी साहित्य का निर्धारण कर सकते हैं। नहीं तो होता यह है कि हम सामान्य तौर पे बड़ी भाषाओं में आदिवासी या गैर आदिवासी आदिवासियों के बारे में क्या लिख रहे हैं उसी को आदिवासी साहित्य मान लेते हैं। तो पहले उसको उसकी व्यापकता के साथ समझना होगा, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको आदिवासी दर्शन मिलेगा। जो जितना पुराना होगा उतना ही मौलिक होगा, क्योंकि जो जितना नया है उसमें बाहरी दखल की उतनी संभावना है। जो दूसरी भाषा में लिखा गया है उसमें उस भाषा का हस्तक्षेप है। इसलिए सबसे पहले हमको मौखिक परंपराओं में, पुरखा परंपरा में जाना होगा। वंदना जी ने आपने मौखिक वाचिक परंपराओं के ऊपर जो काम किया है, तो ये जो आदिवासी साहित्य का जो पूरा जो संदर्भ है, क्योंकि आदिवासी वाचिकता से शुरू होता है और फिर कागज़ तक पहुंचता है, तो आप क्या जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि पूरा जो साहित्य का संदर्भ है उसको समझने के लिए गंगा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि आपको वहाँ पुरखा परंपरा तक जाना ही पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि हमारे बीच में कई तरह के साहित्य हैं, धाराएं हैं, है ना। पाश्चात्य साहित्य भी है, भारतीय साहित्य भी है, और पाश्चात्य साहित्य में भी कई धाराएं हम देख रहे हैं। वहाँ श्वेत साहित्य है और अश्वेत साहित्य है। भारतीय साहित्य में भी हम देख रहे हैं, लेकिन भारतीय साहित्य में तमाम तरह के साहित्यों के होने के बावजूद आदिवासी साहित्य की अभी तक स्थिति बनी नहीं है। और इसलिए इस लिहाज से अगर हम भारतीय साहित्य की संपूर्णता को देखेंगे तो वो आधी अधूरी है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हम छोटे से आदिवासी समुदाय का जो साहित्य है वो, तो उसी चीज़ को हम हमारा आदिवासी साहित्य या हमारा जो आदिवासी दर्शन है वो खारिज करता है। हम आदिवासी दर्शन में, जैसा इन्होंने कहा कि हर एक की अपनी भूमिका है, एक छोटे से छोटे कण की और एक बड़े से बड़े जीव की। जो दिख रहा है उसकी भी और जो नहीं दिख रहा है उसकी भी भूमिका है। तो हम जब अपने इस दर्शन को मानते हैं तो हम ये स्पष्ट ये करते हैं कि हम बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद में विश्वास नहीं करते। और हम हमारे दर्शन में, हमारे जीवन मूल्य में किसी एक अणु, परमाणु, कण, जीव, जो भी आप कह लें, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जहाँ तक साहित्य का अवधारणा की बात हम कहेंगे तो मुझे जहाँ तक अभी समझ में आई है बात कि दुनिया में जितने भी साहित्य हैं, साहित्यिक अवधारणाएं हैं, उसमें हम देखते हैं, जैसे आपने वैदिक साहित्य की बात की, वो एक शास्त्र से संबंधित साहित्य है। मार्क्सवादी साहित्य का अवधारणा को अगर हम देखेंगे तो वो दो चीज़ों के द्वंद्व को लेकर के चलता है। और दलित साहित्य को देखेंगे तो वो मुक्ति का मार्ग तलाशता है। वैसे जो हिंदी साहित्य को अगर हम देखेंगे तो वो मोक्ष को लेकर के चलता है, मतलब किसी न किसी ये को लेकर के चलते हैं, किस चीज़ की प्राप्ति उनको चाहिए उस पे लेकर के चलते, तो उनका साहित्य जो है उसी पर आधारित होता है। गंगा जी ने जो कहा कि हम प्रकृतिवाद को लेकर के चलते हैं, आदिवासी जो है वो प्रकृतिवाद को लेकर के चलते हैं। जब हम प्रकृतिवाद कहते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र होता है ना, सीमित नहीं रह जाता। हाँ, सीमित नहीं रह जाता, उसमें तमाम चीज़ों को हम समाहित करते हैं। और ऐसे में जो आज छोटे छोटे शब्द जिनका चयन हम लोग अपनी बातों को रखने में करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हमारी जो साहित्यिक अवधारणाएं हैं उसको स्थापित करती हैं और उन्हीं के माध्यम से साहित्य
आगे बढ़ता है, फलता फूलता और प्रचारित होता है। आदिवासी साहित्य चूँकि अभी तक वाचिक रहा, और वाचिकता का भी जब हम मौखिक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल उसको सीमित कर देते हैं। मौखिक मीन्स सिर्फ मुंह से कहा जाने वाला। लेकिन वाचिकता की जब हम बात करते हैं तो वाचिकता में जो व्यक्ति है उसके साथ साथ वो जो कह रहा है उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कह रहा है, उसकी भाव भंगिमा जो है वो जहाँ पे रह के बात कर रहा है वो उसमें आ रहा है, प्लस वो जिस समुदाय से आ रहा है उसकी बातें भी कहता है। वो सवाल ये है कि उसमें हम कितना उसको जान पा रहे हैं, कितना उसको समझ पा रहे हैं, कितना उसको सुन पा रहे हैं। तो वाचिकता ये अर्थ रखता है हम लोगों के लिए। और हम जो आदिवासी हैं, हमारा अभी तक हमारे साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अभी तक वाचिक ही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने पुरखों से लेकर के अभी तक और अब से लेकर के आगे तक भी हमारे नए जनरेशन, एक के बाद एक जो जनरेशन आएंगे उसको हम हस्तांतरित करते रहेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि जो लिखित चीज़ें होंगी उसकी एक अपनी सीमा है, लेकिन जो हमारे पुरखों का जो दिया हुआ ज्ञान है, चाहे वो सृष्टि से लेकर के हो, समुदाय को लेकर के हो, या फिर हमारे जीवन से संबंधित किसी भी व्यवहार या हमारी संस्कृति से संबंधित हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम वाचिक परंपरा के तहत ही लेते आए हैं और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन लिखित साहित्य आज की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं जिनके पास हमारा पुरखों का अकूत ज्ञान जो है वो बचा रह गया है, और हम अभी इस खतरे से निकल नहीं पाए हैं कि हम उनको उनका दस्तावेजीकरण कर सकें। तो इसीलिए साहित्य को आज की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि हम दोनों ही स्तर से, वाचिक परंपरा के तहत भी और लिखित साहित्य के माध्यम से भी, अपनी चीज़ों को, अपने जो पुरखा ज्ञान परंपरा है, संस्कृति को लेकर के, इतिहास को लेकर के, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनको हम लाएं और उनको आगे बढ़ाएं। पर इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात आपने की है कि बहुत कम लोग बच गए हैं, तो क्या आप उस परंपरा को किस तरह से, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के इतने आपके पास संसाधन नहीं है, इतने लोग नहीं हैं आपके पास कि ये जो पूरी परंपरा है उसको आप डॉक्यूमेंटेशन तक लाओ और उसके बाद उसको पेपर कागज़ पे ला सकें। तो क्या आदिवासियों का जो ज्ञान है, मतलब 5 या 10% भी आपने नहीं किया होगा, क्या वो 100% जो काम है वो आप ला पाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि छूट जाएगा वो जो परंपरागत ज्ञान है, क्या वो ज़मींदोस्त हो जाएगा? इतना नाउम्मीद तो हम लोग नहीं हैं, है ना, क्योंकि हम ज़रूर मानते हैं कि उसमें से हो सकता है कि हम 60-65% तक हम ले आए। पूरा का पूरा 100% है वो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जिनके वैसे लोग कम हैं और संसाधनों की कमी है, और ऐसे लोगों की भी कमी है जो इस सब में इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि समुदाय के लिए काम करना बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन समय भी मांगता है और कई सारी चीज़ें डिमांड करता है। तो आज की जो बनावट है समाज की और समय की, उसमें उन चीज़ों की कमी हम लोग देख रहे हैं। तब भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा लोग हैं, जो तकनीकों से अब लैस हैं, ठीक है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का उनके पास रिकॉर्डर नहीं हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ोन नहीं हो, लेकिन उनके पास ये चीज़ें हैं। तो हम जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लोगों के बीच में जा रहे हैं और यूथ के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा उनसे लगातार ये आग्रह है कि बिना किसी इस बात की चिंता किए कि हम किसी मंच के थ्रू, किसी खास संस्था के थ्रू अपनी चीज़ों को लाएं, बल्कि वो जहाँ कहीं भी हैं वो अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करें और उनको तमाम जो माध्यम है, आजकल तो बहुत सोशल मीडिया का ये है, कई सारे चैनल्स हैं, उनके माध्यम से आप लेके आएँ। क्योंकि और ये चीज़ हम देख रहे हैं,
ये हमारा अपना अनुभव भी बताता है कि जिन बच्चों, ठीक है कि 100 बच्चे हमारे पास हैं, 100 के 100 नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से कम 50 बच्चे करेंगे और उन 50 बच्चों की देखा देखी या उनके साथ में रहते रहते 20 बच्चे और करेंगे। तो कम से कम हम मान के चलते हैं कि 70 बच्चे हमारे पास ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इन चीज़ों को आगे लाने में मदद कर रहे हैं। एक मैं गंगा जी से भी पूछना चाह रहा हूँ कि जिस आदिवासी दर्शन की वकालत आदिवासी साहित्य में की जा रही है, आदिवासी परंपराओं के जानकार उसकी बात कर रहे हैं कि आदिवासी दर्शन ही दुनिया को एक विकल्प दे सकता है, तो ऐसी क्या बात है आदिवासी दर्शन में? क्योंकि आप तो वो कह रहे हैं कि आदिवासी दर्शन लोगों को आने वाली सिचुएशन से बचाएगा, प्रकृति को बचाएगा, मानव जीवन को सुरक्षित करेगा, मतलब आने वाला भविष्य जो है उसकी आप वकालत कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है बताइए आप। देखिए, मोटे मोटे शब्दों में जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों ने या सामाजिक अगुओं ने जो बात रखी है कि हमारे जीवन का जो तत्व है, आदिवासी जीवन का जो मुख्य कोर तत्व है, जैसे हम जिस सामुदायिकता की बात करते हैं जो आज के समय में हमको बहुत कम देखने को मिल रही है, सामूहिकता की बात, हम चूँकि गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं जहाँ की फ्लैट सिस्टम है जो व्यक्तिवादी सोच के तहत संचालित होता है, वहाँ भी हमको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। सहअस्तित्व की बात करते हैं कि हम भैया कीड़े को तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरे समाज या दूसरे समुदाय के आदमी को भी हम, दूसरे धर्म के, दूसरे नस्ल के लोगों को भी हम नहीं ये कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही जो सहअस्तित्व की बात, सहभागिता की बात, ये सारी चीज़ें हैं जिसको बड़े बड़े शब्दों में रखा गया है। तो जो हमारा दर्शन का मूल है, क्योंकि हमारे पुरखों ने इसको अनुभव किया, जिया और आगे बढ़ाया, जो हमारे बीच में अभी संस्कृति के बतौर है, उस संस्कृति को हम जाने अनजाने में हमारे बच्चे हम वहन कर रहे हैं। बात उन चीज़ों को समझने की है। और अभी की स्थिति में चूँकि हम लोग लगातार ये बात करते हैं कि जिस तरह की पढ़ाई हमको दी गई है, तो पढ़ाई एक क्या है, औजार है, और जो औजार हमको दिया गया वो हमारे अपने कम्युनिटी के, अपने समुदाय के हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा समुदाय सम्मिलित ही नहीं है। तो जब समुदाय सम्मिलित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस शिक्षा में हमारा कोई हमारा जो जीवन दर्शन है या फिर हमारे जो वर्ल्ड व्यू है वो उसमें शामिल नहीं है। तो अब सवाल है कि हम कैसे चीज़ों को करेंगे, लेकिन प्रकृति के साथ ये आदिवासियों को ही नहीं, बाकी सबको भी, लोगों ने जो आदिवासी समाज से इतर समाज है उनमें भी ये चीज़ें रही होंगी किसी समय में, लेकिन वो तथाकथित विकास और सभ्य होने के दौर में उन्होंने इन सब चीज़ों को पिछड़ा मान के छोड़ दिया है। लेकिन हमारा जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, बगैर इन चीज़ों के आगे नहीं बढ़ सकता है, ये उसको पता है। तो इसीलिए वो हमारे इस जीन में इस तरह से घुल मिल गया है, हमारे खून में, कि हम कहीं भी रहेंगे किसी न किसी रूप में ये सारी चीज़ें हमारे बीच में रहती हैं। सवाल ये है कि आज के बदलते परिवेश में हम इन चीज़ों को कैसे बचाए रखें, कैसे आगे बढ़ाएं और अपनी पीढ़ियों को हम तक पहुंचाएं। गंगा जी से मैं पूछूंगा कि ये जो पूरा एक दर्शन और प्राकृतिक जीवन की मूल्यों की बात आदिवासी जगत में, साहित्य में की जा रही है, जैसे वंदना जी अभी कह रही है, पर क्या आप एकेडमिक लेवल पे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और शिक्षा जगत में क्या इन मूल्यों की बात के लिए कोई जगह है? देखिए, विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, मतलब छात्र आंदोलन किन चीज़ों के लिए हो रहे हैं। आप देखें तो 10, 20, 30 साल के इतिहास को देखें, जैसे स्त्रियों को समान अधिकार देने के लिए। अब स्त्रियों को समान अधिकार देने के लिए विश्वविद्यालयों में हम देखते हैं कि लोग सिमोन दे beauvoir को एक आदर्श मानते हैं, उनकी जो
किताब है, फ्रेंच किताब ला ड्यूजियम सेक्स, स्त्री उपेक्षिता नाम से हिंदी में अनुवाद हुआ, द सेकंड सेक्स नाम से अंग्रेजी में पॉपुलर हुई, उसको मानते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारे और चिंतक जुड़ जाते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है स्त्रियों की समान भागीदारी, समान अधिकार। लेकिन आप आदिवासी दर्शन में जाएंगे तो दुनिया के ज़्यादातर आदिवासी समुदायों में, मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम इक्वल है, लेकिन स्त्रियां बेहतर स्थिति में हैं। बाकी समुदाय के कम से कम इतनी स्थिति में है कि विकसित दुनिया ने जितना हासिल किया है स्त्री अधिकारों के संदर्भ में, उतना तो आदिवासी स्त्रियां अपने समाज में काफ़ी पहले से उन अधिकारों के साथ में जी रही हैं। तो ये एक मुद्दा हुआ कि जिसमें हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो वास्तव में हम नई पीढ़ी जिन चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रही है विश्वविद्यालयों में, अकादमिक स्पेस में, वो तो आदिवासियों के पास है। और आदिवासी दर्शन के रास्ते, आदिवासी मुद्दों के रास्ते, आदिवासी फिलॉसफी के माध्यम से भी वो चीज़ें की जा सकती है, वो उनका मार्ग सुगम बना सकती है, आसान कर सकती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनको आपको हमको एक नज़र में लग सकता है कि युवाओं को ये आकर्षित कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, अल्टीमेटली पूरी दुनिया के युवा उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको पता नहीं है अब एक स्त्री और पुरुष साथ में रह सकते हैं, ये आधुनिक समाजों ने बहुत बाद में कल्पना की, बिना विवाह के साथ रह सकते हैं। आदिवासियों ने उससे पहले सोचा इसके बारे में। फिर जो समानता का सिद्धांत है, मार्क्स, लेनिन और एंगल्स और दुनिया की साम्यवादी व्यवस्थाएं जिस तरफ ले जाने की कोशिश करती है और व्यवहार में ले जा नहीं पाई, आदिवासी उस जीवन को जी रहे हैं, काफ़ी समय से जी रहे हैं। कार्ल मार्क्स वगैरह ने जो किताब, जो एंगल्स की किताब है परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, तो निजी संपत्ति का उद्भव कैसे हुआ और कैसे वो समस्या मूलक है, ये एंगल्स उस किताब में समझाते हैं। पर निजी संपत्ति तो आदिवासियों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसे निजी संपत्ति की वजह से सारी समस्याएं पैदा होती है, वो तो आदिवासी जीवन में है ही नहीं। अभी तक बहुत सारे समुदाय ऐसे जहाँ पर उनके इलाके में आप जाएंगे तो जहाँ पे ना कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी या गहने या कोई पूंजी ऐसा ना इकट्ठा करने का कोई चलन है, ना उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है। इसको साम्यवाद की किताबों में तो आदर्श सिद्धांत रूप में ही बनाया गया, व्यवहार में तो लागू नहीं हो पाया कहीं भी। तो इसलिए नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए, नई पीढ़ी के लिए काफ़ी सामग्री आदिवासी दर्शन और साहित्य में है। उसके माध्यम से अगर हम वहाँ बढ़ेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे, तो वो हमारे पास में चूँकि उसके उदाहरण भी हैं बाकी विचारधाराओं में, कि सिद्धांत तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, मुक्ति की बहुत सारी विचारधाराएं आई, उनमें सिद्धांत बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन व्यवहार में जाएं, जैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्त्रियों की मुक्ति, दलितों की मुक्ति के जितने विमर्श निर्मित हुए हैं, जितने जो सैद्धांतिक बातें हैं, जब व्यवहार में आती हैं तो वो उस रूप में नहीं आ पाती हैं। सिर्फ चर्चाएं तक रह जाती नहीं, वो वास्तव में समाज में समानता स्थापित नहीं कर पाती, ना तो जेंडर की समानता कर पाती, ना जाति की समानता कर पाती। अल्टीमेटली वो उसके प्रति स्वीकारोक्ति भी नहीं बन पाती, क्योंकि कई लोगों को वो अव्यवहारिक लगती है। तो ऐसे में आदिवासी जीवन दर्शन में जो चीज़ें रही है, वहाँ तो हम कह सकते हैं देखो ये तो हम हज़ारों साल से करते आए हैं, इसलिए ये मुश्किल नहीं है, इसको कर सकते हैं हम। और इसी तरह से आज बहुत सारे युवा हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सृष्टि को बचाने की बातें कर रहे हैं। जैसे ग्रेटा थनबर्ग यूएनओ में जाकर के बड़े बड़े नेताओं के सामने बोल देती है कि आप हमारे लिए, आप हाउ डेयर यू टू, आप कैसे इस दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, आप जो बर्बाद कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े बड़े राष्ट्र। तो ये युवाओं की चिंता में शामिल है, तो ये तो आदिवासियों की चिंता भी है। मेरा जो सवाल था कि एकेडमिक तौर पे जिस तरह से हमने सुना है कि इतिहास बदला जा रहा है, करिकुलम को अलग ढंग से डेवलप किया जा रहा है,
सिलेबस खास फेम बनाई जाती है जिसमें बाकी समाज, बाकी लिटरेचर ना अंदर घुस पाए, तो ये जो एक पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें क्या आदिवासी दर्शन की वकालत जा सकेगी क्या? मेरा ये सवाल है। सत्ता का अपना एक विमर्श होता है। कोई भी पावर, कोई भी सत्ता हो, किसी विचारधारा की हो, वो सत्ता अपने आप को बनाए रखने के लिए लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। जैसे विचारधारात्मक स्तर पर ऐसे काम किए जाते हैं कि ऐसे टेक्स्ट प्रमोट किए जाते हैं जो उनकी सत्ता को बचाए रख सके, ऐसे टेक्स्टों को हटाया जाता है, उनको रिजेक्ट किया जाता है जो उनको लिए खतरा उत्पन्न करते हो। तो विचारधारात्मक स्तर पर सत्ताएं ऐसा काम करती हैं, ताकत के बल पर सत्ताएं ऐसा काम करती हैं, लेकिन हर सत्ता का एक समय होता है और वो ख़त्म भी होता है। वो समय वो हर सत्ता का एक समय होता है। कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी अनंत काल के लिए नहीं है, फिर दूसरी भी सत्ता आएगी। लेकिन आदिवासियों का सवाल इससे भी बड़ा है। ये सत्ताएं आदिवासियों का नुकसान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक सत्ता और दूसरी सत्ता से तो कोई समाधान निकला नहीं अभी। मुक्तिकामी समाजों की सत्ताएं भी हमने देख ली, उससे भी समाधान नहीं निकला। कई लोग ये समझते हैं, हमारे कई साथी समझते हैं कि सत्ता के रास्ते समानता का रास्ता निकलेगा, पर मैं समझता हूँ कि सत्ता अपने आप में समाधान नहीं है, समस्या है। सत्ता में सत्ता समाधान नहीं है, सत्ता एक समस्या है खुद। हाँ, ऐसा लोग लग रहा है। वो आदिवासी के पास आ जाएगी तो वहाँ भी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि सत्ता में अपने आप में एक समस्या है। क्योंकि हम उस सत्ता को फिर बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे और उसके लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जो आदिवासियों का पुराना फार्मूला है कि सब बने रहें, सब बचे रहें, और ये वाली फिलॉसफी ऐसी है। पॉलिटिक्स में ये जो समसामयिक जो राजनीतिक एक विचारधारा के तहत जिस तरह से एकेडमिक लेवल पे काम हो रहा है, क्या आदिवासियों या गैर आदिवासियों की जो नई पीढ़ी है उसमें ऐसे जो संदर्भ है अच्छे जीवन दर्शन के, साहित्य के, तो क्या वो उन तक पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे वो। और जैसे सब लोग प्रयास कर रहे हैं, अब जैसे आज हम यहाँ इस वर्कशॉप में मिले हुए हैं, तो हम 4 ही लोग हैं, अपनी बात कह रहे हैं। 2 लोग हैं, 1 लोग है, बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड हो रहा है, सब यूट्यूब पे जाएगा। कल खोजेंगे, जब देखेंगे कोई भी व्यक्ति, जब कोई पढ़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी, सुनेंगी, और वो अपना एक रास्ता खोजेंगे कि कैसे हम चीज़ों को बचा सकते हैं। क्या पता उनमें से, इन्हीं बातों में से कोई ऐसा रास्ता उनको दिख जाए कि इस रास्ते से हम बचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे पास में कोई ऐसा प्रचारात्मक माध्यम नहीं है कि हम अपने आप को एक पॉपुलर ढंग से लोगों तक पहुंचाएं और हम हीरो बन जाए रातों रात। लेकिन हमारे पास में एक अल्टरनेट विचारधारा है, अल्टरनेट जीवन दर्शन है, और वो निश्चित तौर पर जब जो कोई भी इस दुनिया को बचाने के बारे में सोचेगा, वो उसको आकर्षित करेगा। हाँ, वहीं आना है उसको।